Hello class 9 students. We were discussing the French Revolution in the previous classes, and today we will start the topic from the outbreak of the revolution. The ideas of various philosophers were discussed intensively in saloons and coffee houses and spread among people through books and newspapers. जो डिफरेंट फिलोसफर्स थे उनके जो विचार थे वो कॉफ़ी हाउसेस और सैलून्स में डिस्कस किए जाते थे. लोग डिस्कस करते थे. बुक्स और न्यूज़पेपर के थ्रू भी वो स्प्रेड हुए, फैले, और दे वर फ्रिक्वेंटली रेड अलाउड इन ग्रुप्स फॉर द बेनिफिट ऑफ दोज हु कुड नॉट रीड एंड राइट. जो लोग पढ़ या लिख नहीं सकते थे तो उनके लिए ये जोर जोर से लाउडली ये भी जो विचार थे ये वेरियस पॉलिटिकल थिंकर्स के, तो वो बोले जाते थे. द न्यूज दैट लुइस 16 planned to impose further taxes to be able to meet the expenses of the state generated anger and protest against the system of privileges. जो लुइस सॉल्वे का ये प्लानिंग कि वो और ज़्यादा टैक्सेस इम्पोज करेगा, लगाएगा, ताकि कि जो खर्चे हैं उनको पूरा करने के लिए, तो ये इस विचार से लोगों में गुस्सा आ गया और उनमें विरोध प्रकट करने लगे. वो इस सिस्टम ऑफ प्रिविलेजेस, ये जो अधिकार का जो सिस्टम था, जो सब सर्टेन राइट्स दे वर गिवन टू दीज प्रिविलेज सेक्शंस ऑफ सोसाइटी, तो अगेंस्ट दैट an anger comes in the mind of लोगों के बीच दिमाग में एक गुस्सा और विरोध प्रकट करना शुरू कर दिया लोगों ने. द आउटब्रेक ऑफ द रेवोल्यूशन. लुइस 16 had to increase taxes for the reason you have learned in the previous section. How do you think he could have gone about doing this? In France of the old regime, the monarchs did not have the power to impose taxes according to his will alone. Rather, he had to call a meeting of the state journal, which would then pass his proposals for new taxes. The state generals was a political body to which the three states sent their representatives. However, the monarchs alone could decide when to call a meeting of this body. The last time it was done was in 1614. तो लुइस सोल्वे ने ये डिसाइड कर लिया था कि वो टैक्स बढ़ाएगा, जो कि हमने प्रीवियस सेक्शन में हमने इसके बारे में पढ़ा है. वो कैसे करता है ये? द फ्रांस ऑफ द ओल्ड रेजिम, जो ओल्ड रेजिम की जो ओल्ड रेजिम का जो फ्रांस था, उसमें जो मोनार्क्स थे, मोनार्क्स मतलब जो रूलर्स थे, दे वर नॉट हैव द पावर टू इम्पोज टैक्सेस. उनको ये पावर नहीं थी कि वो टैक्स लगा सके. अपने इच्छा के अनुसार उनको एक मीटिंग बुलानी पड़ती थी स्टेट जनरल्स की, जिसमें कि 3 स्टेट्स थे, और 3 स्टेट्स जो रिप्रेजेंटेटिव थे, दे वर चूजन बाय द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी. मोनार्क जो था, राजा खुद ने डिसाइड कर सकता था कि वो टैक्सेस इम्पोज करे. However, the monarch alone could decide when to call a meeting of this body. वो अपने आप डिसाइड कर सकता था कि कब वो इसकी मीटिंग बुलाए. The last time it was done in 1614, 1614 में लास्ट टाइम पर ये मीटिंग बुलाई गई थी. On 5th May 1789, Louis XVI called together an assembly of the State Generals to pass proposals for new taxes. A resplendent hall in Versailles was prepared to host the delegates. The first and second states sent 300 representatives each, who were seated in rows facing each other on 2 sides, while the 600 members of the third state had to stand at the back. The third state was represented by its more prosperous and educated members. Peasants, artisans, and women were excluded. तो 5 मई 1779 में लुइस सॉल्वे ने एक असेंबली बुलाई स्टेट जनरल की. स्टेट जनरल्स को इकट्ठा करने का आदेश दिया, जिस असेंबली में वो जो लोग इकट्ठे हुए उनमें प्रपोजल पास करने के लिए कि क्या टैक्सेस लगाए जाएं कि नहीं लगाए जाएं, और
वर्साइल का जो हॉल था दैट वाज प्रिपेयर टू होस्ट द डेलीगेट्स, उसमें डेलीगेट्स को बिठाने के लिए डेलीगेट्स को एंटरटेन करने के लिए वहाँ पर वो उसको तैयार किया गया। फर्स्ट और सेकंड स्टेट जो थे उसमें 300 रिप्रेजेंटेटिव थे, जबकि और वो आमने सामने बैठे थे, जबकि जो 600 मेंबर्स थे जो थर्ड स्टेट के थे दे हैड टू स्टैंड ऑन द बैक, और उनको खड़े होना पड़ रहा था पीछे। और थर्ड स्टेट जो था ज़्यादातर वो उसके जो मेंबर्स थे दैट वर मोर, वो जो उनकी जो कम्युनिटी थी, जो peasants की, artisans, women, they were not included. They were denied entry to the assembly. किसानों, कलाकारों और जो वुमेन्स को अलाउड नहीं था। और जो थर्ड स्टेट था उसमें ज़्यादातर जो अमीर और पढ़े लिखे जो मेंबर्स थे दे वर अलाउड द एंट्री. However, their grievances and demands were listed in some 40,000 letters which the representative had brought with them. उनके जो grievances, जो दुख थे, उनकी जो डिमांड्स थी, वो सारी 40,000 लेटर्स में जो रिप्रेजेंटेटिव साथ लेके आए थे उनमें वो सब लिखी हुई थी. वोटिंग इन द स्टेट जनरल्स इन द पास्ट हैड बीन कंडक्टेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल दैट ईच स्टेट हैड वन वोट. हर स्टेट के पास पहले क्या होता था कि हर 3 स्टेट में everyone has one vote. This time too, Louis XVI was determined to continue the same practice. वो यही प्रैक्टिस कर जाता था कि यही चीज़ को कंटिन्यू कर जाता था कि हर स्टेट के पास एक एक वोट हो. तो 2 स्टेट जो अपर 2 स्टेट है उनके पास 2 वोट होने थे और एक थर्ड स्टेट के पास 1. तो मेजॉरिटी जो थी वो अपर स्टेट्स के पास होनी थी. बट दिस टाइम मेंबर्स ऑफ द थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल. अब जो वोटिंग है हर असेंबली में जितने भी रिप्रेजेंटेटिव हैं उनको वोटिंग राइट हो. Where each member could have one vote. This one of the democratic principle put forward by the philosophers like Rousseau in his book The Social Contract. Social Contract जो बुक थी रूसो की, उसमें ये विचार दिया गया था. When the king rejected this proposal, जब किंग ने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया तो द थर्ड स्टेट के जो मेंबर्स थे उन्होंने वो असेंबली हॉल से बाहर आ गए विरोध प्रकट करते हुए. द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द थर्ड स्टेट viewed themselves as spokesperson of the whole French nation. On 20 June, they assembled in the halls of an indoor tennis court in the ground of Versailles. Versailles के जो ग्राउंड था, इंडोर टेनिस ग्राउंड, उसमें वो सब 20 जून को इकट्ठे हुए और वो अपने को स्पोक्स पर्सन मानते थे कि वो जो पूरा जो फ्रांस के जो जनरल पब्लिक है उसके वो वक्ता हैं. और दे डिक्लेयर देमसेल्व्स अ नेशनल असेंबली. उन्होंने अपने को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया. एंड स्वोर नॉट टू डिस्पर्स टिल दे हैड ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर फ्रांस. उन्होंने फ्रांस का संविधान बनाने का निर्णय लिया और उन्होंने कहा तब तक वो नहीं हटेंगे. और वो जो संविधान होगा दैट वुड लिमिट द पावर ऑफ द मोनार्क, वो उसमें जो मोनार्क मतलब राजा की पावर पर, निरंकुशता पर रोक लगेगी. दे वर लेड बाय मिराबू एंड एबेसियर्स. उनके वो मिराबू और एबेसियर्स जो थे ये उसको लीड कर रहे थे. मिराबू वाज born in a noble family but was convinced of the need to do away with the society of feudal privileges. पर उन्होंने वो एक नोबल फैमिली से बिलोंग करते थे, पर वो चाहते थे कि जो ऐसी सोसाइटी, ऐसा समाज जिसमें कि फ्यूडल जो पीपल हैं उनको, जो जमींदार है, लैंडलॉर्ड्स हैं, उनको जो प्रिविलेजेस अधिकार मिले हैं उस अधिकारों से उनको वंचित करना चाहिए. और they don't have to have a position in the society. Everyone is equal. He brought out a journal and delivered powerful speeches to the crowd assembled at Versailles. वर्साइल में जो भीड़ इकट्ठी थी उन्होंने बहुत अच्छी बड़ी शक्तिशाली विचार और अच्छे विचार हो जिनमें कि फ्रांस के जो पीपल्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए उन्होंने ये लेक्चर्स दिए. एबेसियस जो था ये एक प्रीस्ट था, पादरी था,
और उसने भी एक इन्फ्लुएंशियल प्रभाव छोड़ने वाला एक पैम्पलेट निकाला जिसमें लिखा था व्हाट इज थर्ड स्टेट। तो while the National Assembly was busy at Versailles drafting a constitution, the rest of France seethed with turmoil. A severe winter had meant a bad harvest. The price of bread rose. Often bakers exploited the situation and hoarded supplies. After spending hours in long queues in bakery, crowds of angry women stormed into the shops. At the same time, the king ordered troops to move into Paris. On 14 July, the agitated crowd stormed and destroyed the Bastille. तो नेशनल असेंबली जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, जो फ्रांस था वो एक टर्मोइल में गुजर रहा था। एक वहाँ पर अफरा तफरी का माहौल था। सीवियर विंटर्स अराइज हो गई थी। मतलब सीवियर विंटर्स मतलब बहुत ज़्यादा कठोर, मतलब तीव्र ठंड थी। और वहाँ पर जब उसके कारण हार्वेस्ट जो थी, फसलें बहुत कम हुई थी। ब्रेड का प्राइस बहुत बढ़ गए थे। बेकर्स इस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर रहे थे और वो सप्लाईज को इकट्ठा कर रहे थे। और बेकरी पे बहुत समय गुजारने के बाद भी जब उनको ब्रेड नहीं मिल रही थी, तो जो क्राउड्स ऑफ एंग्री वुमेन, जो भीड़ थी वो एंग्री वुमेन्स की, वो शॉप्स में घुस कर स्टॉर्म्ड इनटू शॉप्स। एंड द किंग ने उस टाइम ऑर्डर किया ट्रूप्स को, आर्मी को पेरिस में मूव करने के लिए। 14 जुलाई जो था वो एक ऐसा डे था जब एजिटेटेड क्राउड तो भीड़ जो कि बहुत ज़्यादा उग्र थी, वो तूफान की तरह बस्टाइल में घुस गई और बस्टाइल को उन्होंने डिस्ट्रॉय कर दिया। और कंट्री साइड में ये रूमर स्प्रेड हुई विलेज से विलेज में दैट लॉर्ड्स ऑफ द मैनर हैड hired bands of brigands. This we will discuss later on.